वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। पहले कंपैरिजन करते हैं हल्का सा कि गैस, लिक्विड और सॉलिड किस तरीके से डिफर करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद हम फर्दर डिटेल में सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। हमने गैसेस के बारे में डिस्कस किया था कि गैसेस वो होते हैं जिनका ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता ना ही शेप डेफिनेट होती। ठीक है। और लिक्विड वो होते हैं जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो लेकिन शेप डेफिनेट ना हो। जिस भी कंटेनर में डालोगे शेप तो उसकी ले लेंगे, लेकिन 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 10 लीटर है तो 10 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन जो सॉलिड स्टेट आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और उनका जो शेप है वो भी फिक्स रहता है। शेप यानी कि स्ट्रक्चर। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होती, सपोज करो मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, उस बॉक्स का जो एजेस हैं, ये एज है, ये एज है, ये इस तरीके से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। आप इसे आज देख लो, 2 दिन बाद देख लो, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं था। जो पार्टिकल एक इंस्टेंट पे यहां था अगले इंस्टेंट पे ये यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। इस तरीके से रैंडम मोशन थी। लिक्विड के केस में आप वाटर की एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसके अंदर क्या करो, हल्का सा कलर ड्रॉप कर दो। आपने क्या किया, एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर वाटर था और आपने एक ड्रॉप क्या की, उजाला की डाल दी। वो क्या करेगा, इस पूरे बीकर के जो वाटर है इसको ब्लू कलर का कर देगा। ये कब हो पाता है, जब पार्टिकल मूव करते हैं। अगर डाला जाने वाला जो कलर था, पिगमेंट था, वो यहीं पे रुक जाता तो सिर्फ यही ये ब्लू रहता, बाकी वाटर तो एज इट इज क्लियर रहता। लेकिन क्योंकि वो पूरे में फैल गया, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं। लेकिन सॉलिड केस में आप चाक या डस्टर देखो, आज मैंने डस्टर को यहां रख दिया हो, चाक को यहां रख दिया हो, ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं देखूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है चाक का और ये वाला पोर्शन है या फिर डस्टर ले रखा हो मैंने, तो वो भी क्या होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, यहां आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाएगा। इस प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एक बॉडी के अंदर चेंज ना हो, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। यानी सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। उनमें पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अपने आप से चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं कि सॉलिड के टाइप कितने हैं। अगर अरेंजमेंट की बात करें, रेगुलर है इरेगुलर है, उसके बेसिस पे सॉलिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है अमरफस और दूसरी है क्रिस्टलाइन। अमरफस एंड क्रिस्टलाइन। अमरफस सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर रिजिड तो हो बॉडी, लेकिन जो पैटर्न है मॉलिक्यूल का वो रेगुलर ना हो। इरेगुलर पैटर्न में एक पार्टिकल यहां है, यहां है, उस पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो है एक रेगुलर पैटर्न जो होना चाहिए अरेंजमेंट का, कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इस तरीके से ना हो। दैट इज कॉल्ड अमरफस स्टेट या अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर पैटर्न फिक्स रहेगा। फिक्स रहने का मतलब कि मान लिया एक पार्टिकल यहां पे है, उसके बाद दूसरा पार्टिकल यहां पे आना है, तीसरा पार्टिकल यहां पे आना है, तो इनकी डिस्टेंस भी फिक्स रहेगी। इस डायरेक्शन में कौन से पार्टिकल आने हैं वो भी फिक्स रहेंगे। इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। अगर मैं किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, इसके बाद ये वाला आयन, इसके बाद दूसरे वाला आयन, लेकिन पैटर्न जो होगा वो रेगुलर होगा, इरेगुलरिटी उसके अंदर नहीं होगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, मान लिया आपके पास क्या है, ये चौक है। ये चौक रिजिड तो है, सॉलिड तो है, लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है। लो लेवल पे अगर देखें रेगुलर पैटर्न में नहीं है, तो ये क्या है, एक अमरफस सॉलिड का एग्जांपल है।
ग्लास की बात करते हैं, शीशा, जो शीशा आप देखते हो, शीशे के जो पार्टिकल हैं वो अरेंज तो हैं, उनकी डिस्टेंस तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेम ही रहेगी, लेकिन वो क्रिस्टलाइन नहीं है, उनकी जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो रेगुलर नहीं है लॉन्ग रेंज में, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं, मान लिया आपने किसी NaCl क्रिस्टल लो, तो उसके अंदर जो है वो फिक्स रहेगा कि जो इस डायरेक्शन के अंदर ये पार्टिकल आना है, इस डायरेक्शन के अंदर ये पार्टिकल आना है, रेगुलर पैटर्न रहेगा। किसी भी क्रिस्टल के रेगुलर पैटर्न का सबसे छोटा जो हिस्सा होगा, सपोज करो इतना बड़ा कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर जो रेगुलर पैटर्न को बता दे एक छोटा सा हिस्सा, उस छोटे से हिस्से को कहते हैं यूनिट सेल, उसको कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जब हर एक डायरेक्शन में रिपीट होती है, इसके इस साइड, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर डायरेक्शन में जब यूनिट सेल के अराउंड यूनिट सेल रिपीट होते जाते हैं, तो एक रेगुलर लॉन्ग रेंज पैटर्न बनता है, और हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन अमरफस सॉलिड केस में ऐसा नहीं है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो अमरफस हैं उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और जो क्रिस्टलाइन है उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सेकेंडली, जो मेल्टिंग पॉइंट है, अमरफस के केस में मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। अमरफस के केस में मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। मान लिया मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका अमरफस सॉलिड मेरे पास है, तो वो अमरफस सॉलिड कोई 113 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, कोई 118 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग जगह से ये मेल्ट होगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी कंपाउंड का क्रिस्टल है और उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 125 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं कि 120 पे हो जाए, 140 पे चला जाए, कुछ पोर्शन पहले हो गया, कुछ पोर्शन बाद में हो गया, ऐसा नहीं होता। वजह क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी तो उस केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। ये तो हो गया कि अरेंजमेंट, ये मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड डिफरेंस, एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोट्रोपी की, फिर देखेंगे एनआइसोट्रोपी क्या है। आइसोट्रोपी का मतलब होता है ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम होना। आइसोट्रोपिक का मतलब सेम होना हर डायरेक्शन में। मान लिया मैंने ये पॉइंट यहां लगाया है, इससे इस डायरेक्शन में भी इतनी डिस्टेंस पे कुछ है, ऊपर वाली डायरेक्शन में भी इतनी डिस्टेंस पे कुछ है, इस डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस पे कुछ है, नीचे वाली डायरेक्शन में भी उतनी डिस्टेंस पे कुछ है, और वो सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं, सेम है। तो ये मैं कहूंगा कि आइसोट्रोपिक है, हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में यहां जाता हूं, यहां भी मुझे उसी डिस्टेंस पे कुछ मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी का मतलब है डिफरेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सपोज करो आपके पास कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर क्या है, दो तरीके के पार्टिकल हैं। एक मैंने छोटे सर्कल से दिखाया है और दूसरा मैं दिखाता हूं बड़े सर्कल से। इसी तरीके से फिर छोटे सर्कल वाले, उसके बाद फिर बड़े सर्कल वाले। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऊपर से लेके नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में यहां देखता हूं, तो मुझे दिखेगा कि छोटे 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 पार्टिकल हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां से इस तरीके से देखूंगा, तो यहां से मेरे को दिखेगा छोटे पार्टिकल हैं, फिर बड़े पार्टिकल हैं, फिर छोटे पार्टिकल हैं, फिर बड़े पार्टिकल हैं। मैं अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा हूं और पार्टिकल की अरेंजमेंट मुझे अलग अलग मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर एनाइसोट्रोपी होती है। अब देखो ये कैसे होता है। वैसे तो हम कह रहे हैं कि क्रिस्टल जो है वो लॉन्ग रेंज
ऑर्डर बनाते हैं। अगर लॉन्ग रेंज में ऑर्डर होगा तो ये एनाइसोट्रॉपी क्यों हुई? देखो, जब भी कोई रेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन जो पैटर्न एक डायरेक्शन में होगा, जरूरी तो नहीं कि दूसरी डायरेक्शन में भी वही पैटर्न हो। जब दूसरी डायरेक्शन में सेम पैटर्न ना हो, एक डायरेक्शन में एक जैसा है, उस डायरेक्शन में कहीं से भी चलोगे आप तो सेम मिलेगा, लेकिन उससे दूसरी किसी डायरेक्शन के थ्रू अप्रोच करोगे तो वो पैटर्न डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अमरफस होता तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर या फिर कोई ऑर्डर नहीं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर या कोई ऑर्डर नहीं का मतलब क्या है, यहां पे एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं, फिर यहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। अलग अलग जगह पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाए, उस केस में क्या होगा, एवरेजिंग आ जाएगी। एवरेज हो जाएगा कि भाई इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो भी एवरेज वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो भी एवरेज वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो भी एवरेज वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है। तो अमरफस सॉलिड केस में जो इन्वायरमेंट मिलता है वो एवरेज मिलता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि छोटे के बाद छोटा 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 इस तरीके से आएंगे, बड़े के बाद बड़ा 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 इस तरीके से आएंगे। तो वहां पे एवरेजिंग इफेक्ट के कारण हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। हालांकि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखेगी एक्चुअल में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एनाइसोट्रोपी। क्रिस्टल जो होंगे वो एनाइसोट्रोपी शो करेंगे, अमरफस एनाइसोट्रोपी शो नहीं करेंगे। इसके बाद बात आती है कटिंग की। देखो, आपके पास एक रेगुलर पैटर्न है, यहां इस केस में अमरफस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जब आप अमरफस को काटने लगोगे तो यहां अरेंजमेंट है, उसके बाद यहां होगा, इस तरीके से एवरेज होगा। तो बिल्कुल शार्प क्लीन आप ऐसे नहीं काट पाओगे, वहां पे थोड़ा बहुत क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर प्लेन के अराउंड काटा जाएगा तो बिल्कुल वो शार्प एज से ऐसे कटेगा, बिल्कुल प्लेन कटेगा। तो जो कटिंग होगी वो इरेगुलर नहीं होगी क्रिस्टलाइन के केस में, लेकिन अमरफस के केस में वो इरेगुलर होगी। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस कि क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड, जो दो टाइप के सॉलिड हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। दूसरा, जो अमरफस सॉलिड हैं, इनके अंदर मैंने अभी बात की कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, कुछ एक एंगस्ट्रॉम तक। क्रिस्टल के अंदर तो कुछ सेंटीमीटर के क्रिस्टल भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अमरफस हैं, एंगस्ट्रॉम में भाई 15 एंगस्ट्रॉम तक एक जैसा पैटर्न, 15 एंगस्ट्रॉम पे एक जैसा पैटर्न, 15 एंगस्ट्रॉम तक एक जैसा पैटर्न, 15 एंगस्ट्रॉम पे एक जैसा पैटर्न, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न होगा। तो जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन यूनिट होंगी छोटी छोटी। एक अमरफस सॉलिड के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। छोटी छोटी अमरफस के अंदर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी उनको क्रिस्टलाइट्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, अमरफस को ट्रू सॉलिड भी नहीं बोला जाता, स्यूडो सॉलिड बोला जाता है और फेक सॉलिड बोला जाता है। क्यों स्यूडो सॉलिड? इस वजह से क्योंकि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कैसे? आपके पास ग्लास है, शीशे को आप क्या करो, हीट करने के बाद एकदम से आपको मेल्ट हुआ नहीं दिखेगा, वो पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा। एक हार्ड है, मतलब आपके पास हार्ड मटेरियल है शीशा, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो सॉफ्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो बहने लग जाएगा। उसको आप थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद बेंड भी कर सकते हो। लेकिन जो ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या तो मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर वो सॉलिड स्टेट में होंगे, इस तरीके से ट्रांजिशन नहीं करेंगे। तो जो ग्लास है उसको स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है कि वो है तो लिक्विड जैसे ही, लेकिन उनको ठंडा करके बस उनको डेफिनेट शेप दे रखी है, जमा रखा है, हालांकि वो क्या है, लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। सुपर कूल्ड का मतलब ज्यादा ठंडे किए हुए लिक्विड जो रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, पार्टिकल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो अमरफस के सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी अलग अलग
और नाम है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स की, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिनमें से पहली कैटेगरी है आयनिक सॉलिड, दूसरी है कोवलेंट सॉलिड, तीसरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथी है मेटेलिक सॉलिड। अब देखते हैं आयनिक सॉलिड क्या है। आयनिक सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड जिनके अंदर आयन प्रेजेंट हो, जिनके अंदर आयन होंगे उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, यानी आपके पास मेटल का कैटायन होगा और एक एनायन होगा, कैटायन एनायन बॉन्ड बनाएंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, तो वो सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होंगे, आयन होंगे, लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम कैटायन, क्लोराइड एनायन। तो जब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएंगे तो इनका सॉलिड का नाम होगा आयनिक सॉलिड। अब आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। आपने देखा नमक को क्या जल्दी से पिघल जाता है, हाथ में ले पिघल जाता है, नहीं पिघलता। तो हाई टेम्परेचर पे ही जाके आयनिक सॉलिड मेल्ट होते हैं। तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इनको एज ए सॉलिड रखा जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैटायन और एनायन दोनों फिक्स हैं, क्रिस्टल में इंबेड हैं, क्रिस्टल के अंदर हैं, एक कैटायन एक एनायन, कैटायन एनायन, इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो वो मूव थोड़े ही कर सकते हैं जब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकते। गैसेस के अंदर हम क्या कह रहे थे, एक पार्टिकल अभी यहां है, फिर यहां यहां यहां, इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है। लिक्विड के अंदर भी क्या था, मोशन चल रही थी, रैंडम मोशन चल रही थी, वो थोड़ी स्लो थी। लेकिन सॉलिड के अंदर ऐसे एक पार्टिकल कभी यहां कभी यहां इस तरीके से तो नहीं होगा। NaCl, आपने नमक देखा है कभी अपने आप से आगे पीछे डोल रहा हो, कभी नहीं होता ऐसा। तो अगर कैटायन एनायन बंधे रहेंगे, क्रिस्टल एज इट इज रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में इसके पास चार्ज स्पीसीज होते हुए भी मूविंग चार्ज स्पीसीज नहीं होंगी। जब मूविंग चार्ज स्पीसीज नहीं होंगी तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। यानी कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर आपने इनको मेल्ट किया मोल्टन स्टेट में, ये कैटायन भी बनाएंगे, एनायन भी बनाएंगे। मोल्टन स्टेट में जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो इनके आयन मूव कर पाएंगे, जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। अगर मैं कहूं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर और आयनिक सॉलिड है तो वे पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, लाइक वाटर के अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया जाए तो भी क्या होगा, इनके आयन मूव कर पाएंगे। जब आयन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे। यानी मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या करते हैं आयनिक सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बात करें कोवलेंट सॉलिड की, कोवलेंट सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड जिनके अंदर 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क है, पार्टिकल जो अरेंजमेंट करे हुए हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू है। लाइक मैं डायमंड की बात करूं तो हर एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड। एक कार्बन अगर यहां है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अगला ये वाला किसी और कार्बन से अटैच होगा, ये किसी और कार्बन से अटैच होगा, ये किसी और से, ये किसी और से, इस तरीके से क्या करेंगे, हर एक के क्या होंगे, 4 जगह अरेंजमेंट होगी। अब यहां पे जो 3D नेटवर्क बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। ग्रेफाइट के अंदर भी अगर मैं देखूं तो ग्रेफाइट में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होने के बाद ये क्या बनाते हैं, 2D प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, इस तरीके से मल्टीपल जो प्लेन है, मल्टीपल शीट या लेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है बच गया, इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
1s2, 2f2, 2p2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2s1, 2p3 था, उसमें से 2s का क्या होगा, एक ऑर्बिटल, और p के px और py, अगर ये तीन ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो क्या करेंगे, तीन ऑर्बिटल बनाएंगे। ये इस कार्बन को कंसीडर करो तो यहां भी, यहां भी, यहां भी तीन जगह से कार्बन से इसने बॉन्ड बना लिया, तो तीनों ऑर्बिटल यूज हो गए जो बने हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद। रह गया पीजेड, पीजेड में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा, एक लेयर और दूसरी लेयर की मैं बात करूं ग्रेफाइट के अंदर, तो दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो काफी शॉर्ट होता है। कोवलेंट बॉन्ड तो शॉर्ट, और एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में गैप काफी ज्यादा, यहां इस तरीके से ग्रेफाइट में कार्बन के पार्टिकल, यहां दूसरे में, लेकिन इनके बीच का गैप काफी ज्यादा, तो ये इन दो लेयर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बन सकता। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जबकि बाकी जो कोवलेंट सॉलिड है ये तो एक्सेप्शनल है, कुछ है ग्रेफाइट जैसा, एक आध और भी हो सकता है, ये तो एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर सारी चीजें कोवलेंट बॉन्डेड हैं, सारे पार्टिकल कोवलेंट बॉन्डेड है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ये जनरली तो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जैसी कुछ एक्सेप्शन है जो कंडक्टिविटी शो कर देती है। इनके अंदर भी क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा होता है। आपको पता है जो डायमंड है इसका तो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जो है टेम्परेचर होता है। ये डायमंड सीधा सबलाइम होता है, मेल्ट भी नहीं होता। बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी जिसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। जब मॉलिक्यूल अलग अलग प्रेजेंट हो, लाइक वाटर की मैं बात करूं, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, अब इनके केस में ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना ही कोई आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, खुद में कोवलेंट बॉन्डिंग किए हुए है, बाहर किसी से कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, वीक फोर्सेस होंगी जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के साथ बांध के रखेंगी। अगर मैं आइस फॉर्म की बात करूं, आइस के अंदर क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और बाकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लंडन फोर्सेस होती हैं। तो ये सारी वीक जो फोर्सेस हैं, अब एच बॉन्डिंग ना तो कोवलेंट बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग, तो एच बॉन्डिंग भी वीक, या फिर वंडरवाल होंगी तो वो भी वीक। अकेला वाटर नहीं है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर सॉलिड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके मुकाबले काफी ज्यादा कम होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मुकाबले काफी ज्यादा वीक हैं। बात करें मेटालिक सॉलिड की, तो जो मेटालिक सॉलिड हैं वो होते हैं हमारी मेटल्स। मेटल्स के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इसे। देखो मेटल के अंदर क्या होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी मेटल की। लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है घूमने के लिए, और जो इनर कोर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जो पॉजिटिवली चार्ज कोर हो गई उसको बोलते हैं कर्नल। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, और बाहर क्या रह गए, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन इससे बाहर रह गए, इसको बोलते हैं कर्नल। और ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नल इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जोड़ा तो क्या है, कर्नल है, और बाहर वाले कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक मेटल एटम था, अगले मेटल एटम के लिए भी इसी तरीके से, अगले मेटल एटम के लिए भी इसी तरीके से, अगले के लिए भी इसी तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और मेटल है, इस तरीके से क्या होगा, कर्नल और इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन। ऐसा लगेगा जैसे कर्नल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डुबो रखे हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं घूमने के लिए,
फट से चले जाएंगे, बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे। हाँ, इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके से कि काफी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, यानी कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये मूव कर रहा है तो ये वाला, ये मूव कर रहा है तो पीछे वाला आ गया। इस तरीके से जो दो कर्नल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अच्छी बनी रहेगी। क्यों अच्छी बनी रहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लिया कि ये मूव भी कर रहा है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं उसके एरिया के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, ये इस साइड आ रहे हैं तो यहां पे दूसरे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कर्नल अवेलेबल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी खासी रहेगी। तो ये भी अच्छे सॉलिड होते हैं और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। अब जो मेटालिक सॉलिड है उनकी एक और खास बात है, इनकी खास बात यह है कि ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल, अब ये क्या होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, मेलेबिलिटी होती है कि किसी भी सॉलिड को कूट कूट के चद्दरों में कन्वर्ट किया जाए, यानी उसकी सीट्स बनाई जा सके, हैमरिंग करके जिसकी सीट बनाई जा सके, वो क्या होंगे? मेलेबल मटेरियल्स होंगे। और डक्टाइल यानी जिनको स्ट्रेच करके लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सके। अब आपको पता है गोल्ड है, काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, इतना स्ट्रेचेबल है कि उसके कुछ एक ग्राम से कई किलोमीटर लंबी जो है वायर वो बनाई जा सकती है। मेलेबिलिटी की बात करें तो हम जो भी ऑर्नामेंट देखते हैं, चाहे गोल्ड के ऑर्नामेंट देखते हैं या फिर हम आयरन की कोई भी इक्विपमेंट देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? जो हैमर के थ्रू क्या कर सकते हैं? उनको लॉन्ग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक क्यूबिकल आयरन हो, उसको आप क्या करो? हैमरिंग कर करके पतला बना सकते हो और शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये किस केस में होता है? मेटल के केस में होता है। मेटल केस में ही क्यों होता है? आयनिक के केस में क्यों नहीं? कोवलेंट के केस में क्यों नहीं? अगर आयनिक सॉलिड के ऊपर हैमरिंग कर दी जाए तो चूरा बन जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये ब्रिटल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। लेकिन मेटालिक सॉलिड ब्रिटल नहीं होते। क्यों नहीं होते? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्सप्लेन करेगा। कैसे एक्सप्लेन करेगा? इलेक्ट्रॉन भी हैं, कर्नल भी है। मान लिया आपने हैमरिंग कर दी, मान लिया आपने स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा? ये कर्नल सरक जाएगा, ये वाले कर्नल यहां नीचे आ जाएंगे। लेकिन कर्नल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, कोई कोवलेंट बॉन्ड की तो जरूरत है नहीं कि इतनी डिस्टेंस पे रहना चाहिए जी, वो तो फिक्स नहीं है ना। आयनिक सॉलिड की तरह भी नहीं है, कोवलेंट की तरह भी नहीं है कि इतनी डायरेक्शन में यहां पे वो दूसरे वाला पार्टिकल मिलना चाहिए। इसको तो क्या है, सारे कर्नल एक जैसे, इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे, ऊपर रहे कर्नल या नीचे रहे कर्नल, के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन और कर्नल रहेंगे, तो उसको आप डक्टाइल भी बोल दोगे, डक्टाइलिटी भी शो करेगा और मेलेबिलिटी भी शो करेगा। उसकी आप शीट्स भी बना सकते हो, उससे आप वायर भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये था डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक सॉलिड। आज के लिए इतना ही।